we are going to start the new topic, that is construction project management, and this topic holds the weightage of 15 marks. ठीक है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हो जेकेएसएसबी की और फ्रॉम द माई पास्ट एक्सपीरियंस, अगर आपने इस 15 मार्क्स को ग्रैब कर लिया तो बाकी मार्क्स जो है गेन करना काफी आसान है। आपने भी देखा कि सॉइल मैकेनिक्स, इन्वायरमेंट, ठीक है, बाकी सारा एस्पेक्ट में आप आसानी से मार्क्स गेन कर पाते हो, इसमें भी आसानी से मार्क्स गेन कर पाओगे। बट आज हम समझेंगे कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है हमारे लिए एंड हाउ वी आर गोइंग टू कवर दिस पार्ट। ठीक है, मुझे बता दो सभी लोग, क्या मेरी वॉइस ऑडिबल है कि नहीं? आप लोग बहुत शांत लग रहे हो। आई नीड योर पार्टिसिपेशन सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई कैन स्टार्ट। ओके ओके, चलो, सो लेट अस स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या है हमारे इस पार्ट में। कई बार लोग, हमारा 10th टॉपिक है सिलेबस का, दैट इज कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जो सिलेबस में लास्ट पॉइंट है, इसको लोग जनरली क्या बोलते हैं? एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। लेकिन दिस इज मच बियॉन्ड द एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, दैट इज व्हाई आई हैड टेकन द कट आउट फ्रॉम योर सिलेबस ओनली। ये बात करता है पहला आपके नेटवर्क डायग्राम के बारे में, विच इंक्लूड पर्ट एंड सीपीएम। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, फिर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड, डेप्रिसिएशन, वैल्यूएशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस, मेजरमेंट बुक, कैश बुक, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद आता है जो हम लोग जनरली बोलते हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग डिफिनीशन, मेथड ऑफ एस्टिमेशन एंड टाइप ऑफ एस्टिमेट। ठीक है, तो जितना वाइड आप इस सब्जेक्ट को समझ रहे हो, उससे थोड़ा वाइडर डोमेन है जहां पे हम लोग नेटवर्क डायग्राम को भी समझने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट टेंडर को भी समझेंगे, डेप्रिसिएशन भी है, वैल्यूएशन भी है। ठीक है, कुछ बुक्स जैसे मेजरमेंट बुक, ठीक है, कैश बुक के बारे में बात किया है, ठीक है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात किया है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग की बात किया है सिलेबस में। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज क्वालिटी कंट्रोल और इन्वेंट्री कंट्रोल, इनके बारे में भी आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। और एज पर जेकेएसएसबी हम देखते आए हैं कि सिलेबस जितना मेंशन्ड होता है उसके बियॉन्ड भी कई बार चल जाता है। एटलीस्ट जितना सिलेबस में है उसको डिटेल स्टडी करना हमारा मेन पर्पस होगा। उसके बाद आता है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। ठीक है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग is sub part of the topic construction planning and management. I hope each one of you had understand this part. Each one of you had understand this part. So let us start construction, construction planning and management. ठीक है, एक एक टर्म को समझते हैं, देन वी विल डीप डाउन इनटू ईच पार्ट। जब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसमें नो डाउट सिविल इंजीनियर हैं हम लोग, तो वी विल बी डीलिंग विद द कंस्ट्रक्शन। फिर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। कोई मुझे बता सकता है क्या कि प्लानिंग क्या होता है? व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग क्या होता है? एनीवन, कोई है जो मुझे बता सकता है कि व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग इज नथिंग बट एग्जीक्यूशन। ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट, अगर मान लो मेरा कोई एक प्रोजेक्ट है, अगर मान लो मेरा कोई प्रोजेक्ट है, इसको स्टार्ट करके अगर हमको एंड तक ले जाना है, ठीक है, तो स्टार्ट से करके अगर एंड तक ले जाना है, तो ये काम को, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए वी नीड प्रॉपर प्लानिंग। मतलब एवरीथिंग दैट इज रिसोर्स इंक्लूडिंग रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, इसको एक एक करके समझेंगे, लेकिन एक बेसिक आइडिया हम दे रहे हैं कि वी नीड टू प्लान आवर ईच एंड एवरी एक्टिविटी फॉर ए प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड फ्रॉम ए स्टार्ट टू एंड। देन तीसरा टर्म आता है मैनेजमेंट। व्हाट इज मैनेजमेंट देन? मैनेजमेंट इज नथिंग, जो हमने प्लान किया है
उसके ऊपर चेक रखना एंड कंट्रोल रखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट से एंड तक प्लान किया है, तो वो एक्टिविटी एज पर टाइम, एज पर शेड्यूल चल रही है कि नहीं, इसको चेक करना, कंट्रोल करना, अगर कुछ कमी है तो उसको मैनेज करना, ये पार्ट आता है मेरा मैनेजमेंट। आई होप ईच वन ऑफ यू हैड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। कंस्ट्रक्शन के लिए वी नीड प्लानिंग, and for planning we, once the planning come into the execution, one planning comes into the execution, we need management। ठीक है, क्या यहाँ तक का पॉइंट सबको क्लियर है क्या? इज दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? चल ठीक है दोस्त, वेरी गुड। अब हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, सब पूरा ध्यान से सुनना। इन जनरल हम बोलते हैं, आप सुने होंगे, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, अब एक एक टर्म को यहाँ पे भी समझते हैं। एक कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट हमारा जो सब्जेक्ट का नाम है, उसका जो पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक जिस जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्लीज वेट। ठीक है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब एक एक टर्म को हम लोग समझेंगे, क्योंकि सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं और स्पेसिफिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन कैन बी फ्रेम apart from the numerical and conceptual part. Let us try to understand very important term, that is project. कोई मुझे बता सकता है क्या कि what is a project? I just want if anyone knows what is a project. ठीक है, बताओ what is project। ऐसे भी किसी ने भी लिखा था डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट, किसी बात पे लिखा होगा, तो ये जो बार बार हम प्रोजेक्ट यूज करते हैं, बताओ कोई बता सकता है क्या कि ये प्रोजेक्ट है क्या दोस्त? What is a project? सुनना, any work which we do temporary endeavor। वेरी गुड, उबैद ने बहुत ही मस्त आंसर दिया, बहुत प्यारा आंसर दिया टेक्निकली, कि प्रोजेक्ट इज नथिंग विच इज अ टेम्पोररी एंडेवर। ठीक है, समझाते हैं इसको जरा ध्यान से, सभी लोग सुनेगा, सभी लोग सुनेगा। आई एम गोइंग टू राइट द मोस्ट टेक्निकल डेफिनेशन। तो प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट इज अ टेम्पोररी एंडेवर। टेम्पोररी एंडेवर मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ विच हैज डेफिनिट स्टार्टिंग पॉइंट। किसी एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको उसको बोलेंगे जिस जो एक टेम्पोररी एंडेवर है, विच हैज ए डेफिनेट स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। मतलब कोई एक प्रोजेक्ट अगर मेरा स्टार्ट हो रहा है, तो उसका एक डेफिनेट स्टार्ट पॉइंट होगा और उसका एक डेफिनेट एंडिंग पॉइंट होगा। ठीक है, और इसको कंप्लीट करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? विच रिक्वायर्ड रिसोर्स। ठीक है, तो प्रोजेक्ट क्या है? मेरा एक टेम्पोररी एंडेवर है। टेम्पोररी मतलब अगर ये एक बार स्टार्ट हुआ तो फिर एक टाइम के बाद ये खत्म भी होगा। ठीक है, और, और जब ये खत्म होगा, ठीक है, इस बीच के प्रोसेस में हमको कुछ रिसोर्सेज चाहिए होंगे, इन टर्म्स ऑफ मैन, इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, मटेरियल, एक्सेट्रा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट क्या है? मेरा एक टेम्पोररी एंडेवर है जिसका एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट होगा। प्रोजेक्ट क्या है? एक टेम्पोररी एंडेवर है जिसका एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट होगा, इसका एक फिक्स एंड पॉइंट होगा। ठीक है, और इसके बीच में इसको कंप्लीट होने के लिए हमको क्या चाहिए? वी नीड रिसोर्सेज, वी नीड रिसोर्सेज। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। प्रोजेक्ट का मतलब सबको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली जब हम बात करते हैं व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट, ठीक है, तो मैनेजमेंट में क्या होगा? इट इज अ टेक्निक
इट इज अ टेक्निक यूज्ड टू मॉनिटर, वही बात है, क्या हमने प्रोजेक्ट बना दिया, प्रोजेक्ट का डेफिनेट स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट बता दिया, ठीक है। तो जो मेरा डिजायर्ड गोल है उसको अचीव करने के लिए क्या करना है, हमको मॉनिटरिंग करना है, कंट्रोल करना है, इसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। इट इज अ टेक्निक यूज टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द प्रोजेक्ट in order to in order to achieve desired goal, ठीक है। And such effort during monitoring and controlling is called मैनेजमेंट। इसी को हम बोलते हैं कि यही मेरा मैनेजमेंट है, ठीक है। किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, अभी एक टर्म को समझेंगे जो हम बार बार एग्जीक्यूशन बोल रहे हैं, इसको हम समझेंगे फिर से, ठीक है। तो हमको जो प्लानिंग, सॉरी, जो मॉनिटरिंग और जो कंट्रोल करना पड़ता है, इसको हम बोलते हैं कि दिस इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखो, अगर कोई आपसे पूछे बताओ व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बताओ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। बताना जरा, किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है तो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम करने जा रहे हैं तो हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होगा कि मेरा जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाए विद इन अ गिवन टाइम एंड कॉस्ट। क्या? वेरी गुड। क्या? टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन गिवन टाइम एंड कॉस्ट, ठीक है। दूसरा क्या है, जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो मेरा एक डिजायर गोल अचीव हो। क्या? क्योंकि हमारे हर प्रोजेक्ट का एक गोल है, टू अचीव द डिजायर गोल डिफाइंड ड्यूरिंग प्लानिंग। समझाते हैं इस बात को, जब हम किसी भी प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग करेंगे तो उस प्लानिंग के टाइम हम एक गोल डिसाइड करेंगे, तो उस गोल को अचीव कर पाए, ये हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तीसरा, साथ ही साथ देखो, पहला तो हमारा जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट हो जाए विद इन गिवन टाइम एंड कॉस्ट। दूसरा, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अचीव कर पाए अपने डिफाइंड गोल को। तीसरा क्या, टू हैव अ गुड क्वालिटी, टू हैव अ गुड क्वालिटी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो तो हमारे पास क्या हो, गुड क्वालिटी अचीव हो प्रोजेक्ट का, ये हमारा क्या है, तीसरा ऑब्जेक्टिव है। ये मेरा तीसरा ऑब्जेक्टिव है। मुझे बताओ क्या यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हुआ क्या? क्या यहाँ तक का पॉइंट सबको क्लियर हुआ है क्या? प्लीज लेट मी नो। अभी तक किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, हाँ, चलो। अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं। आई एम जस्ट गोइंग थ्रू योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है, नॉट इन जेई, इन ए। ओके, चलो मैं वर्बली पूछ रहा हूँ। मुझे बताओ कि अगर आपसे पूछे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्ट, अब आप बताना। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए पेन पहला ऑप्शन है, दूसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट,
बताओ इसमें से कौन सा प्रोजेक्ट नहीं है? पेन को मैन्युफैक्चर करना, पेन को मैन्युफैक्चर करना प्रोजेक्ट है कि पेन के प्लांट को बनाना मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट है? सुनना, देखो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेन की अगर हम बात करें, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेन की बात करें, तो ये क्या है? देखो, दिस इज रिपीटेटिव प्रोसेस, दिस इज रिपीटेटिव प्रोसेस है। ठीक है, इसका डेफिनेट स्टार्टिंग पॉइंट है पेन को बनाने के लिए और डेफिनेट एंड पॉइंट है, बट दिस इज नॉट अ टेम्पोररी एंडेवर, दिस इज नॉट ए टेम्पोररी एंडेवर। मतलब ये टेम्पोररी नहीं है, ये बनते रहेगा बनते रहेगा। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए पेन इज नॉट अ प्रोजेक्ट। ये क्या है? ये प्रोजेक्ट नहीं है। आई होप आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलो, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जरा ध्यान से सुनना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं कि व्हाट आर द फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, व्हाट आर द फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। 15 डेज के अंदर मेरा टारगेट है इस चैप्टर को कंप्लीट, हर एस्पेक्ट में कंप्लीट करने की। आज की पहली क्लास है, थोड़ा मैं स्लो होऊंगा क्योंकि आपके लिए भी नया होगा ये। ठीक है, 15 डेज में, क्योंकि एग्जाम भी सर पे है, विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस 15 डेज में इस टॉपिक को खत्म करेंगे हम लोग। फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो पहला फेज जो आता है मेरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का वो है प्लानिंग। ठीक है, दूसरा फेज जो आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, ठीक है, वो आता है मेरा शेड्यूलिंग। और तीसरा जो आता है मेरा फेज आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, हाँ यस, इट इंक्लूड एस्टिमेशन। दोस्त, मैंने स्टार्टिंग में समझाया कि हम लोग एस्टिमेशन को भी उतने ही अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तीसरा आता है मेरा मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, पहला हो गया मेरा प्लानिंग, दूसरा हो गया मेरा शेड्यूलिंग, और तीसरा हो गया मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, अब कुछ कुछ बातों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। अगर मान लो मेरा एक प्रोजेक्ट है, अच्छा ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, मैं बोल रहा हूँ ये मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसका एक डेफिनेट स्टार्ट टाइम है, जिसका एक स्टार्ट टाइम है, और ये मेरा प्रोजेक्ट जो है उसका वो एंड पॉइंट है। तो मैंने बोला कि मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हो गया। ठीक है, तो जो प्लानिंग है और शेड्यूलिंग है, ये प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने के पहले ही हो जाता है। ये बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे? ठीक है, प्रोजेक्ट स्टार्ट कब करेंगे? जब हमने पूरा प्लान कर लिया हो। ठीक है, हमारे पास शेड्यूल बन गया हो कि क्या कैसे करना है, तो उसके बाद हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या यहाँ लिख रहा हूँ? मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। ठीक है, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग फेज आर accomplished before the actual start of project, before the actual start of project. Is this point clear? मतलब मेरा प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होने वाला है उसके ही पहले मेरा प्लानिंग और शेड्यूलिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर पाएंगे, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, और जब मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया तो ये क्या है मेरा? दिस इज एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन फेज है जहां पे मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे एंड तक पहुंच रहा है। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि जो तीसरा फेज मैंने बताया मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, तो मैं बोल रहा हूँ आपसे कंट्रोलिंग
phase is operative during the execution of प्रोजेक्ट। क्या ये पॉइंट समझ में आया क्या? क्या ये बात सबको समझ में आई क्या? जल्दी बताओ दोस्त, ये बात सबको समझ में आई? क्या ये बात सबको समझ में आ गई क्या? सब ठीक है। तो मैंने क्या बताया, मैंने आपको यहाँ बताया था, मैंने आपको बताया था फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं कुछ और बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया सिलेबस हमारा बहुत वाइड है, सिलेबस हमारा बहुत वाइड है, तो कहीं से भी कुछ चीज रिलेट हो जाता है कई बार। तो इसीलिए हम लोग हर वो एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये 15 नंबर गेम चेंजर होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। मार्क माई वर्ड, ठीक है, मार्क माई वर्ड, दिस 15 मार्क्स इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर। तो हम लोग उसी हिसाब से पढ़ रहे हैं सब इस टॉपिक को। तो मैंने बता दिया आपको, पहला फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, दूसरा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे फिर से। एक और टॉपिक है, जनरली कंफ्यूज होता है लोगों को, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है, बात समझ में आया? प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। तो पहला स्टेज जो होता है मेरा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में, वो होता है इनिशिएशन फेज। क्या बताया मैंने? इनिशिएशन फेज, एंड दिस इज नथिंग बट द वेरी अर्ली स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट। पहला क्या हो गया प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में? पहला हो गया मेरा इनिशिएशन फेज, ठीक है। इनिशिएशन फेज में हम क्या कर लिए, हमने अपने प्रोजेक्ट को चूज कर लिया। क्या करना है एक्चुअली में, प्रोजेक्ट चूजन। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद हम दूसरा स्टेज लेते हैं, दैट इज प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग फेज, ठीक है। तीसरा फेज जो होता है, दैट इज, कोई बताओ, कोई बता सकता है क्या? पहला हो गया इनिशिएशन फेज, फिर मैंने प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, और तीसरा क्या होगा? ऑब्वियस, तीसरा क्या है? तीसरा है मेरा एग्जीक्यूशन। ये बच्चे ग्रुप में अलाउ करने के लिए बोल रहे हैं, तो गायब कैसे हो जा रहे हैं बीच में? एग्जीक्यूशन फेज, ठीक है, जहां पे मैंने प्लानिंग शेड्यूलिंग कर लिया, फिर हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को। फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हम बात करने जा रहे हैं अपने चौथे फेज की प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में, दैट इज क्लोजर फेज, ठीक है, क्लोजर फेज, ठीक है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई क्या? क्या ये बात सबको समझ में आ गई क्या, जो मैंने बताया जो मैंने अभी डिस्कस किया है, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। आई विल नॉट गो इन डिटेल, लेकिन मैं इतना जरूर डिस्कस करूंगा कि अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप इसको सॉल्व कर पाओ, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट ए एग्जाम्स और इंजीनियरिंग सर्विसेज में, जहाँ पे ये टॉपिक है, जहाँ पे सिलेबस कॉमन है, वहां पे इनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल से, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? चल ठीक है। अब मैं इसको शॉर्ट में समझाता हूँ, ताकि जो मैं पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ आपके दिमाग में क्लियर है। सीपीएम पर तो हम लोग 2 क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है, लेकिन जो बेसिक आइडिया मैं चाहता हूँ, जहाँ पे मार्क्स लॉस हो सकते हैं, उसको कवर करते हैं पहले। पहला स्टेज जो मैंने बताया था, क्या बताया था? इनिशिएशन, इनिशिएशन फेज, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, व्हाट इज इनिशिएशन फेज? तो इनिशिएशन फेज में, ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, हम ये चूज करते हैं कि जो प्रोजेक्ट हम चूज कर रहे हैं, क्या वो करने लायक भी है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग एक्चुअली, जो हमारा सीनियर मैनेजमेंट होता है, जो हमारा सीनियर मैनेजमेंट होता है, ठीक है, सीनियर मैनेजमेंट
गो फॉर feasibility स्टडी ऑफ प्रोजेक्ट। मतलब जो हम प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं, जिस पे हम काम करने जा रहे हैं, क्या वो करना चाहिए भी कि नहीं। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? फिजिबिलिटी ऑफ स्टडी, जिसमें हम क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं वायबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट। मतलब इसके साथ हमको आगे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये कौन से फेज में हम डिसाइड करते हैं? इनिशिएशन फेज में। ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई सबको? अब एक बार एक एग्जाम में, स्टेट के एग्जाम में पूछ लिया था कि फॉर द स्टार्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड इन द फिजिबिलिटी स्टडी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेरी फिजिबिलिटी स्टडी जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिजिबिलिटी स्टडी जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। फिजिबिलिटी स्टडी में हम देखते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी कि टेक्निकली ये पॉसिबल है कि नहीं। फिर हम क्या देखते हैं, फाइनेंशियली पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं कि मार्केट फिजिबिलिटी है कि नहीं। अगर मान लो हम इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है, मान लो मेरे पास पैसा भी आ गया, टेक्निकल भी सही है, तो क्या इसको बनाने से हमको फायदा होगा भी कि नहीं। ठीक है, चौथा आता है जिसमें हम बोलते हैं सोशल फिजिबिलिटी। मतलब ये बाकी लोगों के लिए नुकसान तो नहीं करने वाला। ठीक है, फिर हम चेक करते हैं रिस्क फिजिबिलिटी, किसकी वजह से कोई रिस्क तो इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो फिजिबिलिटी स्टडी में हम टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, मार्केट फिजिबिलिटी, सोशल फिजिबिलिटी और रिस्क फिजिबिलिटी की बात करते हैं। आई होप मेरे प्यारे दोस्त ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्या यहाँ तक का बात सबको क्लियर है? क्या यहाँ तक का बात सबको क्लियर है? दूसरा आता है मेरा, एक बार मुझे बता दो यहाँ तक का पॉइंट सबको क्लियर है, सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। एक्चुअली दोस्त हमको काफी चीजें डिस्कस करनी है, इसलिए लिखने का टाइम, मैं नोट्स आपको क्लास के जस्ट बाद शेयर कर दूंगा। चल ठीक है, देखो मार्केट फिजिबिलिटी, फॉर एग्जांपल मैं एक पेन बना रहा हूँ, पेन बनाने की कंपनी बनाया, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो क्या जब मैं पेन बनाऊंगा, तो जब मैं मार्केट में बेचूंगा, तो क्या वो ये मार्केट इस पेन के लिए रेडी है? क्या मार्केट में ये पेन बिकेगा? तो दिस इंक्लूड मार्केट फिजिबिलिटी। फॉर एग्जांपल मैंने फ्लैट बनाया, तो क्या ये फ्लैट की डिमांड है मार्केट में? दिस इज मार्केट फिजिबिलिटी। फाइनेंशियल, क्या हमारा बजट अलाउ कर रहा है? टेक्निकल, मतलब जो डिजाइन हम चूज किए हैं, जो सॉइल है वहां की, क्या वो अलाउ कर रही है हमको एक बिल्डिंग बनाने के लिए। ए बी, इज दिस पॉइंट क्लियर? चल ठीक है। दूसरा आता है मेरा, दूसरा आता है दैट इज प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। इसके बारे में फिर से बात करेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में समझते हैं। प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग फेज। अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो हमको क्या करना होगा? उसके लिए प्लान बनाना होगा, प्लानिंग करना होगा। फिर हमको शेड्यूल बनाना होगा जहां पे रिसोर्स का एलोकेशन होता है। प्लानिंग प्रोसेस, शेड्यूलिंग प्रोसेस। समझना, मैं बता रहा हूँ। प्लानिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ईच स्टेज इज प्लान्ड। ठीक है, कि किसके बाद क्या करना है, किसके बाद क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बिल्डिंग बनाना है, तो पहले मुझे एक्सकेवेशन करना होगा, फिर सॉइल को स्टेबलाइज करके फिर मुझे वहां पे फाउंडेशन बनाना होगा। ठीक है, फिर मुझे कॉलम खड़ा करना होगा, फिर वो प्लिंथ लेवल के बाद फिर आगे कंटिन्यू करके फिर स्लैब। ठीक है, हाँ, यस। प्लानिंग में क्या है, ईच स्टेज इज प्लान्ड फॉर अ प्रोजेक्ट। ईच स्टेज इज प्लान्ड फॉर ए प्रोजेक्ट। किसी भी एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ईच स्टेज इज प्लान्ड फॉर ए प्रोजेक्ट टू बी completed
फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। प्रोजेक्ट को स्टार्ट होने से लेके एंड होने तक कौन कौन सा स्टेज है और किसके बाद कौन सा स्टेज है, ये किस में आता है, प्लानिंग प्रोसेस में। फिर आता है मेरा शेड्यूलिंग प्रोसेस। शेड्यूलिंग प्रोसेस में क्या है, हमारे रिसोर्स का एलोकेशन होता है, रिसोर्सेज आर एलोकेटेड, रिसोर्सेज आर एलोकेटेड। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने प्लान किया है कि मुझे एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है। मेरे पास मटेरियल का लिमिटेशन है, जो मैन पावर है उनका भी लिमिटेशन है। तो इसको मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, शेड्यूल बनाते हैं जहां पे रिसोर्स का एलोकेशन करते हैं। रिसोर्स मेरा क्या हो सकता है, रिसोर्स इंक्लूड मैन पावर, इट इंक्लूड मटेरियल एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन सब का क्या एलोकेशन हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई, जल्दी बताओ, क्या ये बात सबको समझ में आ गई। फिर ये आता है मेरे दूसरे प्रोसेस, दूसरे स्टेज में। इज दिस पॉइंट क्लियर, जल्दी बताओ सबको। ठीक है, अब देखो प्लानिंग को इस तरह भी हम बोल सकते हैं, प्लानिंग को भी हम इस तरह बोल सकते हैं। जब हम बात करते हैं प्लानिंग की, तो प्लानिंग में तो सबसे पहले मैंने फिजिबिलिटी स्टडी में देख लिया कि क्या क्या करना है। प्लानिंग में फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखते हैं कि अपने गोल डिसाइड कर लिए कि क्या करना है, कि मुझे एक बिल्डिंग बनाना है। फिर हम क्या करेंगे, सब गोल डिसाइड करेंगे या फिर टास्क डिसाइड करेंगे कि बिल्डिंग बनाने के लिए मुझे क्या क्या करना है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये हो गया मेरा प्लानिंग। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, टाइम एस्टिमेट ऑफ टास्क एंड सब गोल इज डिसाइडेड, इज डिसाइडेड विथ रिस्पेक्ट टू अवेलेबल रिसोर्स। ठीक है, ये किसका पार्ट हो गया, प्लानिंग का यहां तक हो गया। और ये किसका पार्ट हो गया, दिस इज द पार्ट ऑफ, जल्दी बताओ, शेड्यूलिंग। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई सबको, क्या ये बात सबको समझ में आ गई। चल ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सुनना जरा, क्वेश्चन पूछा जाता है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। बताओ, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपने बहुत लोग काम किए होंगे, बताओ, इसको हम लोग डीपीआर बोलते हैं। इसमें क्या इंक्लूडेड रहता है बताओ, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या होता है, इट गिव्स द कंप्लीट आइडिया, इट गिव्स द कंप्लीट आइडिया अबाउट द प्रोजेक्ट which is outcome of planning and scheduling phase। ये बात समझ में आई क्या, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या होता है बताओ। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मैंने क्या बताया, ये कंप्लीट आइडिया देता है प्रोजेक्ट का। ठीक है, और ये डीपीआर किसका आउटकम है, दिस इज द आउटकम ऑफ प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग स्टेज। क्या ये बात समझ में आई, जल्दी बताओ। क्या ये बात समझ में आई सबको, चल ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पूछूं क्या, मैं एक क्वेश्चन पूछूं क्या, क्वेश्चन सुना जरा। क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का इनफैक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा था कि डीपीआर इज प्रिपेयर्ड, ऑप्शन ए एट द फिजिबिलिटी स्टेज, ऑप्शन बी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन फेज, ऑप्शन सी एट द एंड, एट द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, एंड ऑप्शन डी एट द बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ ए प्रोजेक्ट। जल्दी बताओ।
वेरी गुड, बहुत अच्छे से सुनना जरा। जब हम प्लानिंग और शेड्यूलिंग कर रहे हैं, जब हम प्लानिंग और शेड्यूलिंग कर रहे हैं ना, कब कर रहे हैं प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग? प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग हम कब करते हैं, देखो जरा। प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग हम करते हैं बिफोर द स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट। और जैसे ही मेरा प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग कंप्लीट होता है, वी कम टू ए कंक्लूजन ऑफ DPR, मतलब डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो मैं जिस तरह समझा रहा हूं आपको, आप मेरी बात शायद से समझ पा रहे होगे। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और आप हमसे ज्यादा समझदार हो, आप खुद बहुत सारे एग्जाम दिए हो, तो आपको पता होगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछने का जमाना गया। ठीक है? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया क्या? चलो ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं आगे। आगे पॉइंट डिस्कस करते हैं। मैंने क्या कर लिया, दूसरा वाला डिस्कस कर लिया, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग डिस्कस कर लिया। अब आते हैं अपने तीसरे स्टेज पे। तीसरा क्या होता है? तीसरा जो मैंने बताया है, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन फेज। तो एग्जीक्यूशन फेज कब होगा, मतलब बताइए तो एग्जीक्यूशन फेज कब होगा? जब प्रोजेक्ट मेरा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? तो ये कब होता है? दिस इज कंडक्टेड आफ्टर द प्लानिंग एक्चुअली क्या है कि दिस कमेंट सेक्शन में स्क्रीन पे ही देख पा रहा हूँ, तो मैं इसको काट दूंगा तो मुझे आपके कमेंट्स नहीं दिख पाएंगे, जो कि जरूरत है। ठीक है? कंडक्टेड आफ्टर द प्लानिंग एंड, मुझे आपके डाउट्स दिखाई दे, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना। कंडक्टेड आफ्टर द, क्या लिख दिया मैंने, कंडक्टेड आफ्टर द प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग फेज। अब एग्जीक्यूशन फेज में दो चीज आती है। एग्जीक्यूशन फेज में दो चीज आती है। पहला आता है मॉनिटरिंग, दूसरा होता है कंट्रोलिंग। अब बेसिक डिफरेंस कोई अगर लिख के बता सकता है तो बताओ, व्हाट इज मॉनिटरिंग एंड व्हाट इज कंट्रोलिंग? देखो, मॉनिटरिंग मतलब क्या होता है कि मैंने जो शेड्यूल बनाया है, जो मैंने प्लानिंग की है, जो मैंने बजट का एलोकेशन किया है, जो मैंने स्पेसिफिकेशन दिया है, मेरा प्रोजेक्ट उसके हिसाब से एग्जीक्यूट होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं मॉनिटरिंग। ठीक है? ठीक है? और अगर मान लो कोई उससे डेविएशन आ रहा है, तो जो एफर्ट हम लगा रहे हैं ताकि वो डेविएशन कम हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग। फिर से, मॉनिटरिंग क्या है? मॉनिटरिंग इज दैट प्रोजेक्ट शुड बी एग्जीक्यूटेड, प्रोजेक्ट शुड बी executed as per plan, schedule, budget और स्पेसिफिकेशन। और क्या हो गया? बजट, स्पेसिफिकेशन। ये क्या आ गया मेरा? मॉनिटरिंग। हम देख रहे हैं कि यार मेरा जो प्रोजेक्ट है उसको एग्जीक्यूट करना है, मेरे प्लान, शेड्यूल और जो बजट, जो स्पेसिफिकेशन हमने डिफाइन किया उसकी, उसके बिहाफ पे। कंट्रोलिंग में क्या है? अगर मान लो मेरा कोई प्रोजेक्ट मेरे शेड्यूल के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो हमको क्या करना है? एफर्ट देना पड़ेगा ताकि वो डेविएशन कम हो। हमको कई बार ऐसा हो सकता है कि कहीं पे लेबर बढ़ानी पड़े, मैन पावर बढ़ानी पड़े, ठीक है, मटेरियल का सप्लाई बढ़ाना पड़े ताकि मेरा प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो। तो कंट्रोलिंग क्या है? इट इज एफर्ट कंडक्टेड, इट इज एफर्ट कंडक्टेड आफ्टर, नॉट आफ्टर, इट इज एफर्ट wait, it is effort required during project execution to rectify.
to rectify the deviation from plan, schedule, budget, specification। ठीक है। अगर मान लो मेरा प्रोजेक्ट इसके हिसाब से नहीं चल रहा है तो क्या है, देयर इज अ डेविएशन, और उस डेविएशन को कम करने के लिए हमको क्या चाहिए, एफर्ट। तो जो हम एफर्ट लगा रहे हैं इसको हम क्या बोल रहे हैं, कंट्रोलिंग। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई सबको? अब मैं एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और आई कैन टेल कि वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड क्वेश्चन फ्रॉम दिस। देखते हैं कौन मेरा दोस्त बताता है। क्वेश्चन पूछा है एक एग्जाम में, तेलंगाना का एग्जाम है। तो उसने पूछा था कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, इफ monitoring effort is increased, then controlling effort will, option A, decreases, option B, increases, option B, remain same, option D, data insufficient। क्वेश्चन क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्वेश्चन है ड्यूरिंग ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट, अगर मान लो मेरा मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग एफर्ट अगर मान लो इंक्रीज कर जाए, चलो चेंज करते हैं क्वेश्चन, मॉनिटरिंग एफर्ट मान लो डिक्रीज कर जाए, बताओ, देन कंट्रोलिंग एफर्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, सेम, डेटा इनसफिशिएंट। इतने सारे बच्चों के कमेंट्स आए, बहुत लोग डिक्रीज भी बोल रहे हैं। सुनो, बहुत लॉजिकल सी बात है। पहली बात तो हमको क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर हम मॉनिटरिंग एफर्ट कम कर दे, मतलब प्रोजेक्ट मेरा जो प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस पे हम ध्यान ना दे, ठीक है, तो क्या होगा, ज्यादा डेविएशन हो जाएगा। सुनो, मैं बोल रहा हूं अगर मेरा मॉनिटरिंग एफर्ट अगर मैं कम कर दूं तो क्या हो जाएगा, जो मेरा डेविएशन है जो मेरा डेविएशन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब डेविएशन बढ़ जाएगा तो भाई कंट्रोलिंग एफर्ट क्या हो जाएगा मेरा, कंट्रोलिंग एफर्ट क्या हो जाएगा, आप बताओ, कंट्रोलिंग एफर्ट बढ़ जाएगा। तो जिनके दिमाग में कंट्रोलिंग एफर्ट कम आ रहा है, था मतलब, तो क्या ये बात सबको समझ में आ गई क्या, जो मैं बात आपसे कन्वे करना चाहता हूँ, क्या ये बात सबको समझ में आ गई क्या? जल्दी बताओ दोस्त, क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई सब? चलो ठीक है, वेरी गुड, वेरी हैप्पी। अब हम एक और बात करते हैं, चौथा स्टेज जो आता है मेरा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का, दैट इज क्लोजर फेज। क्लोजर फेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर मेरा प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को एवेल्युएट करते हैं कि जो डिजाइन थी, ड्राइंग थी, स्पेसिफिकेशन थी, जो टाइम था, जो कॉस्ट था, ठीक है, क्या ये सब के हिसाब से सही हुआ है क्या। और हम लोग ऑडिट करते हैं, पोस्ट, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑडिट एफर्ट, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजर फेज, जहां पे हम जब प्रोजेक्ट कंप्लीट करने वाले होते हैं तो हम क्या करते हैं, पोस्ट ऑडिट करते हैं, जिसमें हम लोग उनका स्पेसिफिकेशन, डिजाइन, ड्राइंग, कॉस्ट, टाइम सब देखते हैं। तो इसको हम लिखते हैं, हम बोल रहे हैं वंस प्रोजेक्ट is completed, once project is completed, executed, then entire project is evaluated as per design, drawing, specification। स्पेसिफिकेशन मतलब क्या होता है दोस्त, पता है? जब हम बिल्डिंग बनाते हैं या फिर कुछ भी कंस्ट्रक्ट करते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, तो वी हैव सम स्पेसिफिकेशन जिसके हिसाब से बनाना है, जो स्पेसिफाइड, जो डेटा गिवन है,
ठीक है, estimated time and cost. Such effort required, such effort required is called post audit efforts. ठीक है, तो क्लोजर फेज में कुछ ऑडिट किए जाते हैं, ठीक है, कुछ ऑडिट किए जाते हैं। सुन नाम, पहला ऑडिट है जिसको हम बोलते हैं, पहला ऑडिट है जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल ऑडिट, टेक्निकल ऑडिट। ठीक है, टेक्निकल ऑडिट क्या है? हम जहाँ पे क्वालिटी चेक करते हैं, क्या करते हैं? क्वालिटी चेक करते हैं कि कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो गया, टेक्निकल एस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो गया, ठीक है, डिजाइन एंड ड्राइंग कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो गया। दूसरा है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट क्या है? जहां पे जो एक्चुअल कॉस्ट था लगा है और जो बजट हमने बनाया था, ठीक है, कितना डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन जो एक्चुअल कॉस्ट लगा और जो बजटेड कॉस्ट था, जो हमने डिसाइड किया था, और जो लगा कहाँ लगा, कितना लगा। तीसरा आता है मेरा सोशल ऑडिट। ठीक है, इसमें हम देखते हैं बेनिफिट फ्रॉम प्रोजेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सोसाइटी। क्या जो मेरा प्रोजेक्ट है उससे सोसाइटी को कितना बेनिफिट। क्या ये बात समझ में आई सबको? क्या ये बात समझ में सर आई ये सबको जब ऑडिट मैं? वाला रिपीट कर दो एक बार। हाँ, वेरी गुड, कम से कम किसी ने पूछा। सुनो, अगर कोई डाउट है तो बात करना। सर दोनों कंडीशन में कंट्रोलिंग इंक्रीज होगा, दोनों कंडीशन में कंट्रोलिंग इंक्रीज होगा। अच्छा, अगर मान लो इसकी बात कर रहे हो क्या आप, राइस? अगर मैं बोलूं कि अगर मॉनिटरिंग एफर्ट हम बढ़ा दे, सुनो, अगर हम मॉनिटरिंग एफर्ट बढ़ा दें, अगर हम मॉनिटरिंग एफर्ट बढ़ा दें तो डेविएशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब डेविएशन कम हो जाएगा तो कंट्रोलिंग एफर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो तुमको मैंने बोला कि देखो तुमको एक बिल्डिंग में काम करना है, और मैं देख नहीं रहा हूँ तुमको कि तुम अच्छे से काम कर रहे हो कि नहीं, बीच बीच में एकदम नहीं देख रहा हूँ, तुमको फ्री छोड़ दिया, मैं मॉनिटर नहीं कर रहा हूँ, तो तुम जो काम करोगे उस और जो एक्चुअल मैंने तुमको दिया था उसमें डेविएशन ज्यादा होगा। तो बाद में कंट्रोलिंग एफर्ट इस डेविएशन को कम करने के लिए मुझे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर मैं बार बार बीच में आके तुमको बोलता रहूंगा कि अरे यार ये क्या कर रहे हो, पानी डालो उसको, ऐसे करो वैसे करो, तो अगर मैं मॉनिटरिंग एफर्ट बढ़ा दूंगा तो डेविएशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोलिंग एफर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बात समझ में आई सबको? क्या ये बात समझ में आई? क्लोजर फेज के बारे में मैंने बताया कि जब मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट हो गया है, तब हम क्या करते हैं, उसको हम चेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिजाइन ड्राइंग स्पेसिफिकेशन, जो टाइम और कॉस्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, पोस्ट ऑडिट भी करते हैं। पोस्ट ऑडिट में आ गया मेरा टेक्निकल ऑडिट। इसमें हम ये चेक करते हैं कि जो बिल्डिंग मैंने बनाया है और जो मैंने स्पेसिफिकेशन दी थी, क्या वो डिजाइन के हिसाब से है, क्वालिटी इंश्योर्ड है, ठीक है, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाया गया है। ये हो गया मेरा टेक्निकल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट में हम देखेंगे कि इस बिल्डिंग को बनाने में जो एक्चुअल कॉस्ट लगा और जो मैंने बजट बनाया था, इसका जो डिफरेंस है कितना है, और वो डिफरेंस कहाँ कहाँ लगा। सोशल ऑडिट में मान लो मैंने कोई बिल्डिंग लगा बनाने के लिए बोला, और उसके पहले भी मैंने फिजिबिलिटी किया था, सोशल फिजिबिलिटी। अब सोशल ऑडिट में जब बिल्डिंग बन गया तो हम देख रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि बिल्डिंग की वजह से आसपास के एरिया के लोगों के ऊपर कोई निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो इसको हम सोशल ऑडिट में चेक करते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? क्या क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, चलो ठीक है। अगर नहीं समझ में आई है तो कमेंट करके माइक ऑन करके मुझसे बात कर लो बेटा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए आया हूँ और 15 नंबर हमें हमको 100% सिक्योर करना है। ठीक है, और ये जो टॉपिक है इस गलतफहमी में मत रहना कि दिस इज ओनली अबाउट एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, इट इज मच फॉर वाइडर सब्जेक्ट देन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। चलो, दो सर वो और क्वेश्चन रिपीट कर दो एक बार एग्जांपल के साथ। कौन सा? यही वाला क्वेश्चन, मॉनिटरिंग वाला।
अच्छा सुनो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर किसी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है, अगर मॉनिटरिंग एफर्ट कम किया जाएगा तो कंट्रोलिंग एफर्ट क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा, या फिर डेटा इनसफिशिएंट है। अगर मान लो कोई प्रोजेक्ट है जहाँ पे मैंने मॉनिटरिंग एफर्ट कम कर दिया, मतलब मॉनिटरिंग में क्या करते हैं, हम देखते हैं कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो प्लान, शेड्यूल, बजट और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं। हम मॉनिटर कम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि मैंने किसी को काम बोला और मैं उसको मॉनिटर नहीं कर रहा हूँ, तो जो डेविएशन होगा वो ज्यादा होगा। तो जब डेविएशन ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने मॉनिटरिंग कम कर दिया है, तो मुझे कंट्रोलिंग एफर्ट क्या करना पड़ेगा, ज्यादा बढ़ा लगाना पड़ेगा। और यही यहाँ पे मैंने बताया आपको। क्या ये बात सबको समझ में आ गई क्या? एवरीवन इज गेटिंग दिस पॉइंट? चलिए, अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको मैं ग्राफ के फॉर्म्स में समझाऊंगा, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे प्यारे दोस्त ये बात आपके दिमाग में बहुत क्लियर रहेगी। ठीक है, चलो। दिस इज ग्राफ बिटवीन लेवल ऑफ एफर्ट। देखो, आपको ये एग्जाम में डायरेक्टली मिल सकता है, ग्राफ तो नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर श्योर मिलेंगे। उठा के किसी भी बुक को लगा के सॉल्व करना, अगर अच्छी बुक होगी, ठीक है, आपके एग्जाम में भी पूछने के काफी अच्छे चांसेस हैं। सुनो, क्वेश्चन पूछा जाता है, सुनो, तो हम कुछ पूछ रहे हैं, हम बोल रहे हैं, इन विच फेज ऑफ द प्रोजेक्ट मैक्सिमम लेवल ऑफ एफर्ट इज रिक्वायर्ड। कौन बताएगा मुझे? जो हमने अभी 4 फेज पढ़ा है, बताओ सबसे ज्यादा लेवल ऑफ एफर्ट किसमें रिक्वायर्ड है? इमेजिन करो, गेस करो भाई, मतलब क्या इनिशिएशन फेज में बहुत ज्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड की जरूरत है क्या, या फिर प्लानिंग में ज्यादा रिक्वायर्ड है क्या, कि एग्जीक्यूशन में सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है? क्योंकि एग्जीक्यूशन में हमको मॉनिटर भी करना है, कंट्रोल भी करना है, और प्लानिंग और इनिशिएशन फेज वाज ऑन टेबल, क्लोजर फेज भी ऑन टेबल है। एग्जीक्यूशन फेज में, हाँ, प्लानिंग अच्छा रहेगा तो एग्जीक्यूशन इजी रहेगा, लेकिन एग्जीक्यूशन में हमेशा एफर्ट ज्यादा रहेगा। एग्जीक्यूशन इजी रहना और एफर्ट, अच्छा, एग्जीक्यूशन इजी रहना मतलब ये हुआ कि, अच्छा मान लो मेरा प्लानिंग बहुत अच्छा है, प्लानिंग बहुत अच्छा है, तो हमको उसको एग्जीक्यूट करने के लिए और ज्यादा एफर्ट बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो भारतमाला प्रोजेक्ट है, या फिर याद नहीं आ रहा मुझे 2-3 प्रोजेक्ट के नाम अभी, जैसे फॉर एग्जाम्पल भारतमाला प्रोजेक्ट है, या फिर कोई एम्स का कंस्ट्रक्शन है, फॉर एग्जाम्पल गोरखपुर, तो उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी है। तो प्लानिंग मतलब, प्लानिंग से बहुत अच्छी है, तो इसी की वजह से हमारा एग्जीक्यूशन फेज भी और स्ट्रांग है, मतलब लेवल ऑफ एफर्ट हर हाल में एग्जीक्यूशन फेज में ज्यादा रहने वाला है। अगर मेरा प्लानिंग और शेड्यूलिंग काफी स्ट्रांग है, इसका मतलब कि एग्जीक्यूशन में डिले नहीं होना चाहिए, तो हमको और ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं लेवल ऑफ एफर्ट की, और यहाँ टाइम की, तो जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। दिस इज फेज 1, दिस इज फेज 2, दिस इज फेज 3, एंड दिस इज फेज 4, ठीक है। दिस इज क्लोजर फेज, दिस इज एग्जीक्यूशन फेज, प्लानिंग फेज, और ये क्या है मेरा, इनिशिएशन फेज, इनिशिएशन फेज। ये बात समझ में आ गई सबको? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो लेवल ऑफ एफर्ट क्या है, हमेशा ज्यादा रहेगा मेरे एग्जीक्यूशन फेज, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोलता है, बोलता ये है कि मैक्सिमम लेवल ऑफ एफर्ट एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमम
number of activity are involved in involved during, बताओ कौन सी फेज में, बताओ बताओ बताओ, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन फेज। आपसे पूछे कि बताओ मैक्सिमम लेवल ऑफ एफर्ट कहाँ होगा, एग्जीक्यूशन। अच्छा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होगा, एग्जीक्यूशन। अच्छा मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिविटी कहाँ पे होगा, एग्जीक्यूशन। बात समझ में आ गई। अच्छा मान लो कोई पूछ ले कि बताओ मैक्सिमम टाइम कहाँ पे इन्वॉल्व होगा। ओके बताता हूँ मैं, बताता हूँ बेटा मैं। अगर मैं बोलूँ कि बताओ मैक्सिमम टाइम इज इन्वॉल्व, तो मैक्सिमम टाइम कहाँ पे इन्वॉल्व होगा, मैक्सिमम टाइम कहाँ पे इन्वॉल्व होगा, एग्जीक्यूशन। बात समझ में आई। चलो, एक दोस्त है मेरा पूछ रहा है कि सर मुझे बताइए, आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अगर मेरी प्लानिंग इज गुड, ठीक है, तो एग्जीक्यूशन पे क्या असर होगा, एग्जीक्यूशन पे क्या असर होगा, सुनना जरा। अगर मेरी प्लान, अच्छा एग्जीक्यूशन में भी हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लेवल ऑफ एफर्ट की बात कर रहे हैं, लेवल ऑफ एफर्ट की बात कर रहे हैं। सुनना क्वेश्चन बहुत ध्यान से। ये बच्चे आके वापस चल जा रहे हैं क्या, प्लीज अगर कोई व्हाट्सएप पे ग्रुप में देखो तो मैं, मुझे आपका कमेंट देखना भी इंपॉर्टेंट है। सुनो, अगर मेरा प्लानिंग अच्छा है तो इसका मतलब क्या है, प्लानिंग अच्छा है तो मतलब मैंने स्टेप बाय स्टेप सब गोल को डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। और जब मैंने प्लानिंग अच्छे से की हुई है और शेड्यूलिंग भी अच्छे की हुई है, फॉर एग्जांपल रिसोर्स मैनेजमेंट भी मैंने किया हुआ है, तो जब हम एग्जीक्यूशन पे आते हैं तो हमको क्या करना है, हमको मॉनिटर करना है और कंट्रोल करना है। क्या करना है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग करना है। सुनना, अगर मेरी प्लानिंग अच्छी है, हाँ, अगर मेरी प्लानिंग अच्छी है, ठीक है, सब कुछ अच्छा है, शेड्यूलिंग भी अच्छी है, तब हमको इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रॉपर एग्जीक्यूट करने के लिए मॉनिटरिंग एफर्ट को बढ़ाना होगा, कंट्रोलिंग एफर्ट को भी बढ़ाना होगा। कई बार आपने देखा होगा कि अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसमें एग्जीक्यूशन एफर्ट ज्यादा लगता है, क्योंकि हमारे लिए प्रोजेक्ट की प्लानिंग इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से प्लान किया गया है, हम डीले अफोर्ड नहीं कर सकते। प्लानिंग अच्छी है मतलब हम डीले अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। प्लानिंग अच्छी है तो हम डीले अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग एफर्ट बढ़ानी होगी और कंट्रोलिंग एफर्ट भी बढ़ानी होगी। क्या मेरी बात समझ में आई दोस्त, दोस्त मेरी बात समझ में आई, ठीक है। चलो, आई होप यहाँ तक का पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। अच्छा एक और कर्व है, ठीक है, एक और कर्व है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दिस इस कर्व को हम बोलते हैं इन्वेस्ट, क्यों गायब हो जा रहा है, डोंट नो। सर रिसोर्स एलोकेशन प्लानिंग फेज में होता है या शेड्यूलिंग, रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन एक्चुअली प्लानिंग फेज में ही होगा, ठीक है। मैंने बताया ना प्लानिंग फेज में ही होगा, मैंने इसको इनडायरेक्टली यहाँ पे भी समझा दिया, एग्जीक्यूशन में नहीं। कहाँ गया वो डायग्राम, कहाँ गया जो मैंने बनाया आपके लिए, ये देखो, प्लानिंग और शेड्यूलिंग होगा उसके बाद ही मेरा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, ठीक है। एग्जीक्यूशन उसके बाद ही स्टार्ट होगा, पहले प्लानिंग शेड्यूलिंग कंप्लीट होगा उसके बाद ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, ठीक है। चल ठीक है। अब एक कर्व है जिसको हम लोग बोलते हैं, इस कर्व को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कर्व, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर्व, इन्वेस्टमेंट कर्व। तो ये दोस्त, ये इन्वेस्टमेंट कर्व क्या है, हम यहाँ पे देखेंगे कि टाइम के साथ मेरा पैसा कहाँ लग रहा है, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ लग रहा है। और मुझे लगता है कि मेरे प्यारे दोस्तों को आइडिया लग गया, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ लगता है, बताओ जल्दी बताओ, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ लगता है। जब आप पीडब्ल्यूडी में जाओगे तो आप कहाँ पे रहना चाहोगे, ऑफिस में प्लानिंग डिपार्टमेंट में कि साइट में एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट में, बताओ कहाँ रहना चाहोगे आप लोग, एग्जीक्यूशन में रहना चाहोगे, क्यों, ठीक है मत बताओ अभी, क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑन है,
क्यों रहना चाहते हैं लोग एग्जीक्यूशन में? क्योंकि वहां पे पैसा ज्यादा लगता है, सरकार का, कंपनी का पैसा ज्यादा इन्वॉल्व होता है। सो दिस इज द ग्राफ। यहाँ पे हम बात करें टोटल कॉस्ट, यहाँ पे हम बात करें टाइम, ठीक है। आपके एक सीनियर हैं, उनका जॉब लगा पीडब्ल्यूडी में, लास्ट जो वैकेंसी आई थी, उन्होंने फोन किया रिसेंटली मुझे, सर मुझे सीई के साथ अटैच कर दिया है ऑफिस में। तो मैंने बोला इट्स वेरी गुड, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर कह रहे सीखने को तो मिलेगा सर, लेकिन यहाँ प्लानिंग होती है। तो हम बोले वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। कह रहा है सर बात नहीं समझ रहे हैं आप, मुझे साइट पे जाना है। क्यों? क्योंकि ये है मेरा दूसरा स्टेज जहाँ पे इतना अमाउंट इन्वॉल्व है प्रोजेक्ट का प्लानिंग में, इतना है अप्रोक्स, किसमें किसमें, इनिशिएशन में। ये है प्रोसेस, ये है इन्वॉल्व, ये है मेरा 30। सबसे ज्यादा टाइम, सबसे ज्यादा टाइम किसमें लग रहा है, सबसे ज्यादा मनी भी इसमें लगता है, ठीक है। सबसे ज्यादा टाइम, सबसे ज्यादा मनी किसमें लगता है हमारा, तीसरे स्टेज में लगता है। देखो क्लोजर में सबसे कम पैसा लगता है, क्लोजर में सबसे कम लगता है पैसा। तो ये दो चीज याद रखना, क्लोजर में कम लगता है, एग्जीक्यूशन में ज्यादा लगता है। बाकी इनिशिएशन और प्लानिंग शेड्यूलिंग में कितना लगता है वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, हम लिखने जा रहे हैं थर्ड स्टेज। दिस इज एग्जीक्यूशन ना, दिस इज एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में क्या है, मैक्सिमम टाइम इन्वॉल्व है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट भी है। फोर्थ स्टेज क्लोजर, ठीक है। इसमें मिनिमम टाइम है, साथ ही साथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी होता है। बाकी पहले और दूसरे फेज के बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत सारे पैरामीटर पे डिपेंड करता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्तों को? क्या मेरी बात समझ में आ गई सबको? चल ठीक है। अब अगर देखा जाए, अगर देखा जाए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जितना मैंने डिस्कस किया अभी तक की क्लास में, बहुत सारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत आसानी से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, सुनना जरा। ऐसे क्वेश्चंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सर लेवल ऑफ एफर्ट का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा? देखो लेवल ऑफ एफर्ट में बहुत सारी चीजें आती हैं, इसीलिए मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया। मैंने वहां उसके बाद जाके मैं शांत हो गया, ठीक है, उसके बाद जाके मैं शांत हो गया। मैं बस इतना ही बताया कि एग्जीक्यूशन फेज में मैक्सिमम है, ठीक है। बाकी फेज को मैंने कंपेयर नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है डिसाइड करना अनलेस हमको नेचर ऑफ प्रोजेक्ट नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम में इनिशिएशन फेज ही इतना टाइम लग जाता है, इतना एफर्ट लग जाता है कई बार, जो प्लानिंग फेज से बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसके बारे में बात नहीं की। आपके लिए भी यही इंपॉर्टेंट होगा कि एग्जीक्यूशन फेज के बारे में बस याद रखो। क्या मेरी बात समझ गए तुम लोग? चलो एक मैं क्वेश्चन आपको शेयर वो कर रहा हूँ। क्लोजर फेज में ऑडिट्स के बारे में बताया पर पोस्ट ऑडिट एफर्ट्स के बारे में नहीं बताया। चलो ठीक है, मैं क्लोजर फेज में पोस्ट ऑडिट, है ना, चलो पोस्ट ऑडिट एफर्ट सुनो। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि क्लोजर फेज जो है हमारा, ठीक है, जब मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो जा रहा है उसके बाद जो हम ये एफर्ट कर रही है, टेक्निकल ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट, सोशल ऑडिट, इन्हीं को हम बोलते हैं पोस्ट ऑडिट एफर्ट, ठीक है, ठीक है। सुनो मैं मान लो मैंने टेक्निकल ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट और सोशल ऑडिट कर लिया, फिर इसके स्टडी को कंप्लीट करके जब हम प्रोजेक्ट को फाइनली क्लोज करते हैं और इसको हैंड ओवर करते हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो फेज है इसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑडिट एफर्ट। मैं नीचे से समझाऊं क्या? सुनना, अभी मैं आपसे और भी डिस्कस करूंगा। ये है मेरा क्लाइंट है, ये क्या है मेरा क्लाइंट है, वेट, देखो ये है मेरा, मैंने जानबूझ के वहां पे उसको छोड़ा क्योंकि आगे डिस्कस करना है। ये मेरा क्लाइंट है, इसने मुझे दिया, ये है मेरा कॉन्ट्रैक्टर। क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया, कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया,
काम लिया, काम को स्टार्ट किया और काम को एंड किया। काम को एंड करने के बाद क्या है, हमको प्रोजेक्ट को हैंड ओवर करना है ना। क्या करना है, हैंड ओवर करना है। किसको हैंड ओवर करना है, वी नीड टू हैंड ओवर दिस प्रोजेक्ट, वी नीड टू हैंड ओवर दिस प्रोजेक्ट, किसको, टू क्लाइंट। जो हमारा क्लाइंट है उसको प्रोजेक्ट हैंड ओवर करना है। लेकिन प्रोजेक्ट हैंड ओवर करने के पहले जब मेरा ये एंड हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, क्लोजर है यहाँ पे, मेरा क्लोजर हुआ। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑडिटिंग की बहुत सारी। तो जब मेरा ऑडिटिंग हो गई, इसके बाद हम पोस्ट ऑडिट एफर्ट कर रहे हैं, पोस्ट ऑडिट एफर्ट कर रहे हैं, जहां पे हम सारी चीजों को चेक करते हैं बिफोर द हैंडलिंग ओवर आवर प्रोजेक्ट टू द क्लाइंट। ठीक है, ये है मेरा क्लोजर एफर्ट में जब हमने ऑडिट किया। इसका जो पोस्ट ऑडिट, हमने ऑडिट होने के बाद जब हमने जो सारी डेटा को चेक किया, ठीक है, बिफोर हैंडिंग ओवर टू द क्लाइंट, दिस इज व्हाट वी कॉल पोस्ट ऑडिट एफर्ट। क्या ये बात सबको क्लियर हुई, क्या ये बात सबको क्लियर हुई? चल, मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ, जरा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ओपन करना जरा दोस्त। व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप लोग ओपन कर सकते हो तो ओपन करना। चल देखो, मैं सेंड कर रहा हूँ, एक बार जरा क्वेश्चन देखना। दिस क्वेश्चन इज ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज, और इतने बेसिक पॉइंट से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी इधर भी बहुत फ्रिक्वेंटली आने लगे हैं। क्वेश्चन भेज दिया मैंने, देखो। देखो जरा आप लोग, मैंने क्वेश्चन भेजा है, क्वेश्चन में पढ़ो क्या। क्वेश्चन बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटी ऑफ ए हाउसिंग प्रोजेक्ट। पहला है फ्लोरिंग, दूसरा है वॉल प्लास्टरिंग, तीसरा है कंसीलिंग द वायरिंग, चौथा है फिक्सिंग द डोर विंडो फ्रेम, चौथा है फिक्सिंग डोर विंडो शटर। कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द एबव एक्टिविटी। सोचो जरा दोस्त, बाकी लोग बताओ। नॉट इन द ग्रुप, आई वांट हियर, ग्रुप में लोग आंसर करने लगे, बताओ। पहले हम क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में क्यों नहीं ऐड हो दोस्त? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। मतलब पहले हम डोर विंडो फ्रेम को फिक्स करेंगे, फिर वायरिंग करेंगे, ठीक है, उसके बाद वॉल प्लास्टरिंग करेंगे, फिर उसके बाद डोर विंडो के शटर को फिक्स करेंगे, और सबसे लास्ट में फ्लोरिंग करते हैं। ठीक है, सबसे लास्ट में फ्लोरिंग करते हैं। आपको ग्रुप में ज्वाइन कर, अगर आपने आज ही कोर्स लिया है तो आपको ग्रुप में ऐड करवा दिया जाएगा कल तक। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई क्या? मैंने कितना प्यारा बेसिक क्वेश्चन पूछा, कहा कि बताओ कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में। पहला ऑप्शन बोला फ्लोरिंग, दूसरा है वॉल प्लास्टरिंग, तीसरा है कंसील्ड वायरिंग, चौथा है फिक्सिंग डोर विंडो फ्रेम, पांचवा है फिक्सिंग डोर विंडो शटर। फिर बोल रहा है कि इसमें से लॉजिकल सीक्वेंस क्या होगा, पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, सबसे आखिरी में क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, डोर विंडो फ्रेम को फिक्स करते हैं, फिर उसके बाद वायरिंग करते हैं, फिर प्लास्टरिंग करते हैं, ठीक है, उसके बाद डोर विंडो के शटर को फिक्स करेंगे, और लास्ट में फ्लोरिंग करते हैं। अच्छा एक चीज सब लोग ध्यान से सुनना, लास्ट में हम लोग फ्लोरिंग करते हैं, ये बात सबको पता होनी चाहिए। अगर आपने कभी घर बनाया है तब भी आपको पता होगा, नहीं तो कॉमन सेंस इतना पता होना चाहिए कि लास्ट में हम लोग फ्लोरिंग करते हैं। हम क्योंकि बहुत सारे इक्विपमेंट ले जा रहे हैं उस बिल्डिंग के अंदर, उस घर के अंदर, अगर मान लो हम फ्लोरिंग कर लिए और फिर प्लास्टरिंग कर रहे हैं, सपोज करो दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस, ठीक है, दिस इज माई हाउस, और अगर मान लो मैंने क्या किया, मैंने फ्लोर बना दिया, फिर मैं इसके ऊपर प्लास्टरिंग कर रहा हूँ, तो क्या होगा, ये नीचे गिरेगा, खराब हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, लास्ट में फ्लोरिंग करते हैं, ये बहुत कॉमन सेंस है।
और एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में फ्लोरिंग है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप अपने जे एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। मुझे बता दो दोस्त, क्या यहां तक की बात सबको क्लियर हुई क्या? यहां तक की बात सबको क्लियर हुई क्या? जल्दी बताओ दोस्त। चलो ठीक है। एक चीज तो समझ में आया कि यार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जितना आप समझ के आए हो, अच्छी बात है। अब ये समझ में आया कि यार बहुत सारे थ्योरेटिकल पॉइंट इन्वॉल्व है, कॉन्सेप्चुअल चीजें भी इन्वॉल्व है, और इसी तरह हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। अब देखो, हमारे टॉपिक ही स्टार्ट हो रहा है कहाँ से? सिलेबस में टॉपिक स्टार्ट हो रहा है नेटवर्क डायग्राम से, पर्ट सीपीएम से। लेकिन बिना इसको पढ़े हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। प्लस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्लानिंग और मैनेजमेंट से, प्रोजेक्ट से भी, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये इन्वॉल्व है हमारे सिलेबस में। अच्छा एक चीज बताओ, फिर से एक बार हम स्टडी करते हैं जरा, फिर से एक बार रिकॉल करने की कोशिश करते हैं जितना अभी तक हमने पढ़ा। बताना जरा कौन कौन से फेज हमने पढ़े इन जनरल। पहला मान लो मेरा इनिशिएशन हो गया। दूसरा क्या हो गया? इनिशिएशन हो गया। उसके बाद क्या हो गया? बताओ। इनिशिएशन हो गया, फिर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग हो गया, फिर एग्जीक्यूशन हो गया जहाँ पे मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल हो गया, फिर क्लोजर फेज हो गया। ठीक है, ये क्या था? प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की बात। फिर मैंने आपको बताया था फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो ये तीन पार्ट है: प्लानिंग, शेड्यूलिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, जल्दी बताओ। अब मैं प्लानिंग को और अच्छे से डिफाइन करूंगा, शेड्यूलिंग को और अच्छे से डिफाइन करूंगा, ताकि वी कैन मूव फर्दर विद द आवर टॉपिक। चल, सर आपने क्लोजर के साथ बात फिर से इनिशिएट कर दी है प्रोजेक्ट, वो क्यों? दिस इज जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन पर्पस, क्योंकि इसका नाम साइकिल रखा गया है। ठीक है, दिस इज फॉर द रिप्रेजेंटेशन पर्पस। इवन व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी, मैं यही सोचता था, आई रेफर डिफरेंट बुक्स। ठीक है, पहली बात तो ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट है तो ये नॉन रिपीटेटिव होता है। क्या होता है ये? नॉन रिपीटेटिव होता है। मतलब एक बार ये स्टार्ट हो गया और ये क्लोजर हो गया तो ये दोबारा स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, डिफरेंट स्टैंडर्ड बुक में जो फॉरेन ऑथर्स लिखे हैं उन्होंने भी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल से इसको बताया। दैट इज वाई वी स्टार्ट आफ्टर क्लोजर जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन पर्पस, and it has no any practical significance. No practical significance. No practical significance. Significance. This is only because I mentioned, or it has mentioned project life cycle. ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम जो बात करने जा रहे हैं ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान से सुनना। मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी को कोई डाउट होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ टर्म्स को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। बताओ, व्हेन आई से प्लानिंग, ठीक है, तो प्लानिंग, अभी किसी बच्चे ने बोला कि सर प्लानिंग अच्छी होगी तो मेरा एग्जीक्यूशन एफर्ट कम होगा। फिर मैंने समझाया कि नहीं, एफर्ट ज्यादा होगा लेकिन मेरा प्रोजेक्ट जल्दी खत्म हो जाएगा, अच्छे से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? प्लानिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम बात करते हैं प्लानिंग तो इसका मतलब क्या है? प्लानिंग मीन्स, क्या मतलब है? सुनना ध्यान से। प्लानिंग मीन्स डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट। कि यार प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कहाँ डिफाइन होता है? प्लानिंग में। ठीक है, और क्या करते हैं? टू आइडेंटिफाई टू आइडेंटिफाई वेरियस एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज required for timely completion of project। सुनना ज्यादा ध्यान से। प्लानिंग क्या है? पहली बात तो क्लियर है, क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, जहां पे हम ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं अपने प्रोजेक्ट का।
उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए क्या वेरियस एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, कौन कौन से रिसोर्स रिक्वायर्ड हैं फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे हम पता करते हैं, प्लानिंग में। ठीक है, अगर मान लो मुझे घर बनाना है तो मैं देखूंगा कि मुझे कितने मिस्त्री चाहिए, कितने लेबरर चाहिए, कितना कारपेंटर चाहिए, क्या हम पता कर रहे हैं, हम रिसोर्स भी पता कर रहे हैं साथ साथ, और क्या क्या फेजेस हैं ये भी पता कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आई क्या, जल्दी बताओ। चलो ठीक है। इन प्लानिंग, इन प्लानिंग phase, a plan is made. A plan is made along with, नाम इंपॉर्टेंट है सुनना, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, कोई वेटिंग में नहीं है दोस्त यहाँ पे। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब सुनना, मैंने दो टर्म यूज किया। मैं बोल रहा हूं किसी भी प्रोजेक्ट के प्लानिंग फेज में हम क्या करते हैं, हम प्लान बनाते हैं किसकी वजह से, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर मान लो मेरे पास कोई एक प्रोजेक्ट है, कोई एक काम है, तो इसको हम तोड़ देंगे डिफरेंट सब टास्क में, डिफरेंट सब टास्क में तोड़ देंगे। अगर मान लो मेरे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई ग्रुप ऑफ पीपुल है, उनको हम डिफरेंट पार्ट में तोड़ देंगे। अगर मान लो मेरे पास वर्क को अगर मैंने डिफरेंट पार्ट में तोड़ दिया प्रोजेक्ट के, अगर मैंने अपने मैन पावर को डिफरेंट पार्ट में तोड़ दिया, तो आपको नहीं लगता कि हम हर वर्क को असाइन करना हमारे लिए, हर वर्क के लिए डिफरेंट रिसोर्स असाइन करना क्या हो गया, इजी हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर identifies group or activities that is needed to be achieved for completion of project and assigning roles and responsibility, roles and responsibilities to various people in project. I hope these points are clear to you. उसके बाद सुनना दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसको हम बोलते हैं शेड्यूलिंग। ठीक है, शेड्यूलिंग, तो शेड्यूलिंग क्या है, जल्दी बताओ। शेड्यूलिंग में it is the process of fixing order of all activity and allocation of the resources to these activity. प्लानिंग में मैंने बस इसको डिफरेंट पार्ट में तोड़ा है। ठीक है, शेड्यूलिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम रिसोर्स भी एलोकेट कर रहे हैं और ज्यादा बेटर और डिटेल्ड हम इसमें ऑर्डर फिक्स कर रहे हैं एक्टिविटी का, और कंप्लीट जो हमारा सीपीएम पर नेटवर्क डायग्राम सब इसी के आसपास घूमता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, शेड्यूलिंग is the process, scheduling is the process of fixing, scheduling is the process of fixing order of all the activities, all the activities and allocation of resources, allocation of resources
टू दीज एक्टिविटी। ये बात समझ में आई? शेड्यूलिंग क्या है? एक प्रोसेस है जहां पे हम फिक्सिंग द ऑर्डर ऑफ ऑल द एक्टिविटी कर रहे हैं और एलोकेशन कर रहे हैं रिसोर्सेस का हर एक्टिविटी के ऊपर। ठीक है? जब हम बार बार ये रिसोर्स बोल रहे हैं, जब हम बार बार ये रिसोर्स बोल रहे हैं ना, तो आप इसको 4M से समझ सकते हो। पहला M होता है मैन पावर, दूसरा हो गया मशीन, तीसरा हो गया मटेरियल और मनी। ठीक है? तो एक प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या रिसोर्स है? क्या कितना मैन पावर होगा, कितना मशीन है, कितना मटेरियल है, कितना मनी है। तो किसी भी प्रोजेक्ट में हमारे लिए ये सारी चीजें क्या होंगी? फिक्स है। मतलब हमारे पास मैन पावर लिमिटेड होगी, मशीन लिमिटेड होगी, मटेरियल लिमिटेड होगी, मनी लिमिटेड होगी। तो शेड्यूलिंग में हम क्या करते हैं? एक्टिविटी का ऑर्डर डिसाइड करते हैं और अपने रिसोर्स को एलोकेट करते हैं। मुझे बताओ, क्या यहाँ तक का पॉइंट सबको क्लियर है क्या? जल्दी बताओ, यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है क्या? एनीवन प्लीज जल्दी बताओ, यहाँ तक का पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक है? अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि शेड्यूल करने के लिए मेरे पास कुछ टूल्स हैं, शेड्यूलिंग टूल्स, और इसी से हम अपने फर्दर टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। पहला आता है मेरा बार चार्ट, कैंट चार्ट। ठीक है? इसको हम लोग डिटेल में कल डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे इससे। दूसरा है जिसको हम बोलते हैं माइलस्टोन चार्ट। फिर आता है मेरा लिंक्ड बार चार्ट। ठीक है? फिर उसके बाद आता है मेरा नेटवर्क एनालिसिस। और नेटवर्क एनालिसिस में हम डिस्कस करते हैं अपने सीपीएम पार्ट को। आपके डाउट को लेता हूं मैं, पहले देख लूं मैं क्या बताया कि शेड्यूलिंग में हमने समझ लिया किस तरह हम रिसोर्स को एलोकेट कर रहे हैं। ठीक है? एक्टिविटीज को उनके टाइम के हिसाब से अरेंज कर रहे हैं। तो इसको करने के लिए मेरे पास जो टूल्स हैं, बार चार्ट, गैंट चार्ट है, माइलस्टोन चार्ट है, लिंक्ड बार चार्ट है और नेटवर्क एनालिसिस है। और इसी नेटवर्क एनालिसिस में हम सीपीएम और पर्ट को पढ़ते हैं, जो हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है। जल्दी बताओ, क्या यहाँ तक पॉइंट क्लियर है क्या? यहाँ तक बताओ, ये पॉइंट सबको क्लियर है क्या? प्लीज लेट मी नो। अभी आपके 3 डाउट है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये पॉइंट बताओ क्लियर है क्या? शेड्यूलिंग वाले पॉइंट क्लियर है क्या? चल ठीक है। चल एक एक करके डाउट लेते हैं आपको, आपकी। पहला डाउट है कि सर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर रिपीट कीजिए। सुनो, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए या फिर समझने के लिए, उसकी प्लानिंग करने के लिए कि उसमें क्या क्या टास्क इन्वॉल्व है, हम किसी एक बड़े एक्टिविटी को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं ताकि हम विजुलाइज कर पाए कि इसमें क्या क्या काम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बिल्डिंग बनाने का काम देखना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फाउंडेशन बनाना है, फिर हर फाउंडेशन बनाना है, कॉलम बनाना है, बीम बनाना है, फिर स्लैब बनाना है। हर पार्ट में तोड़ देंगे, फिर उसके हिसाब से अपने रिसोर्सेज को, मटेरियल को, टाइम को, उसके हिसाब से हम आगे पार्ट डिवीजन कर सकते हैं। दूसरा है पर्ट, सीपीएम, माइलस्टोन चार्ट, बार चार्ट, क्लास। हाँ ठीक है, आपने उसको बताया मुझे। फिर सर अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटी प्लानिंग का पार्ट है या शेड्यूलिंग का पार्ट है? देखो, अगर अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटी कभी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इट इज पार्ट ऑफ शेड्यूलिंग, क्योंकि ये नाम ही है जहां पे हम शेड्यूल कर रहे हैं कि कौन काम किसके बाद होगा, कितना टाइम लगेगा, और रिसोर्स का मैनेजमेंट।
तो शेड्यूलिंग विल ऑलवेज इंक्लूड द अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटी एंड असाइनिंग ऑफ द रिसोर्सेज. ऑलवेज मीन्स ऑलवेज. ठीक है. इज दिस पॉइंट क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फिजिबिलिटी स्टडीज का ऑर्डर क्रोनोलॉजिकल, देखो दोस्त आपके सिलेबस में ऑलरेडी वो नहीं है. फिजिबिलिटी स्टडीज मैंने आपको इस सिलेबस बता दिया कि कभी गलती से आपके सामने वो ना आ जाए, और ऐसा ना हो कि कभी आपके सामने आ जाए और आपको ना पता. ठीक है. इसलिए मैंने फिजिबिलिटी स्टडी बता दिया. जितना मैंने बताया है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ रिक्वायरमेंट से उतना मोर देन सफिशिएंट है. ठीक है. हाँ, अभी मैंने कहाँ खत्म, अभी मैंने स्टार्ट किया है. ये जो मैंने इसके आगे यहाँ जो लिखा हूं ना, यहाँ से मैंने अपने टॉपिक को स्टार्ट किया. आई हैड जस्ट स्टार्टेड माई टॉपिक फ्रॉम हियर. फ्रॉम टुमारो 8:30 से मॉक है मेरा. एंड आज सर ने बोला कि बच्चों को खाने के लिए टाइम चाहिए, 9 बजे से उनकी क्लास है. तो आई एम कंक्लूडिंग माई क्लास एंड आई हैड स्टार्टेड माई टॉपिक फ्रॉम हियर. कल हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर विल शेड्यूलिंग के हर वो यहाँ तक के पार्ट को स्टार्ट करेंगे. इन 3 to 4 क्लास हम लोग अपने सीपीएम को कंप्लीट कवर कर लेंगे. ठीक है. एंड देन उसके बाद जो डेप्रिसिएशन है, टेंडर है, उसको कंप्लीट करके आई हैड प्लान्ड कंप्लीट सिलेबस विद क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन 15 days. ओके. हाँ, आई विल कंटिन्यू द क्लास फ्रॉम टुमारो इस टॉपिक के बाद. ठीक है. टाइमिंग मेरी जो है 9 बजे रहेगी. अगर कुछ चेंजेस होगा, मान लो सर की जरूरत है या फिर, तो उसके हिसाब से बस चेंज होंगे. अदरवाइज क्लासेस टाइमिंग विल बी फिक्स्ड.